नॉर्थ कोलकाता लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के कांग्रेस सीपीआईएम एलाइज कैंडिडेट प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य के हिमायत में सीपीआईएम के एक कॉमरेड अपनी तकरीर में क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। उसमें हम लोगों को चुनाव को सामने रख के आम आदमी के लिए जो बातें करनी है, जो उन लोगों की हक के लिए बात करनी है, किस बेसिस पे आप हम लोगों को वोट दीजिएगा, इस बारे में बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आने वाले 1 जून को यहाँ पे चुनाव है। आप देख सकते हैं जैसे कि बहुत जगहों पे चुनाव हो चुका है। अब आने वाला जो चुनाव ऐसा है कि वो ये बहुत ही एक ऐसे सिचुएशन में हो रहा है कि इसके बाद जो सरकार चल रही थी 2014 साल से, वो सरकार अगर वापस आ जाए तो क्या होगा। अगर वो सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार अगर वापस आ जाए तो शायद ऐसा जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव ही और वो लड़ने नहीं देंगे। वोट का जो अधिकार है आपके पास वो आपसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं उन लोगों के गुजरात में, उन लोगों के जगह पे जहां से अमित शाह लड़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के सुराट में, वहां पे कोई भी बीजेपी के अगेंस्ट जो प्रार्थी, जो लोग, वो लोग खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को डरा के, धमका के या फिर किसी भी बहाने से उन लोगों का नॉमिनेशन, उन लोगों को फाइल नहीं किया जा रहा है। अगर वो लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो उन लोगों को वहाँ से नॉमिनेशन, उन लोगों से कहा जा रहा है कि आप लोग वापस ले लीजिए। ऐसा करके सुराट से बीजेपी अनकंटेस्टेड होके ऑलरेडी जीत गई। अब आप ही बताइए, एक देश का अभी ऐसा हालत है जहाँ पे इतने सारे लोगों को अपने हक के लिए इतनी सारी बातें करनी है, लेकिन बहुत जगह ऐसी है जहाँ से अमित शाह लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी बाकी सबको डरा के, धमका के, सिर्फ बीजेपी चाहे जीते, बाकी सब अपना नॉमिनेशन कैंसिल कर दे, ऐसा सिचुएशन कर दिया गया है। यही सिचुएशन होगा कि अगर 2014 के बाद जो सरकार यहाँ पे चल रही है, वही सरकार अगर फिर से आ जाए लोकसभा में, तो वही होगा हमारे साथ कि इसके बाद आप अपना वोट सही जगह पे दे सकेंगे या नहीं, आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे या नहीं, आप अपनी बात रख सकेंगे या नहीं, ये खतरे में आ जाएगा। कुछ भी करें हम लोग, कुछ भी करें, हमें सिखाया जा रहा है, मोदी सरकार हमें बोली जा रही है कि हिंदुओं खतरे में है, इंसान खतरे में है, भारतवर्ष खतरे में है। इससे पहले, चुनाव से पहले वो लोग हम लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम करके वोट बांटते थे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि और भी बहुत सारे चीज कर देंगे, लेकिन अभी वोट आ गया तब वो क्या कर रहे हैं, अभी वोट आ गया तो वो अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हिंदू की माँ बहने हैं उन लोगों का मंगलसूत्र खतरे में है। वो कह रहे हैं कि उनका जो संपत्ति है वो छीन लिया जाएगा और वो बांट दिया जाएगा मुसलमानों में। ऐसा डर वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हम इस मिट्टी से बने हैं, हमारे पुरखों ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी थी। वही भारतवर्ष में हम एक साथ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई एक साथ रहते हैं। इससे पहले कोई मंदिर या मस्जिद बनवाने के लिए किसी और को मारना नहीं पड़ता था, लेकिन बीजेपी के आ जाने के बाद वो लोग, क्योंकि जिस तरीके से जब कोई स्टूडेंट अपना अधिकार मांगता है, अपना स्कॉलरशिप मांगता है, तो उस लोगों को मारा पीटा जाता है, उन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बता दिया जाता है। आप लोगों को पता है जब एनआरसी सीए हो रहा था तब कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया था। एनआरसी सीए करके डरा रहे हैं वो मुस्लिमों को, जो माइनॉरिटी कमिटीज से आते हैं, उन लोगों को कि एनआरसी करवा देंगे, इन लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बनवा देंगे। सेकंड क्लास सिटीजन का वोटाधिकार होगा कि नहीं, वो ठीक करेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार। ऐसा डराता है वो हम लोगों को, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार अगर फिर से आ जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ गई है। इस सरकार जब आने वाली थी तब उन्होंने क्या कहा था कि गैस में ये लोग भर्तुकी देंगे, गैस का दाम कम होगा। आज आप देखिए गैस का दाम क्या है। इससे पहले जिन घरों में गैस से खाना पकता था वो भी कह रहे हैं कि गैस बहुत महंगा है, हम लोग फिर से चूल्हा चौकी में चले जाते हैं, कुछ तो कम होगा। इस जगह पे ला दिया गया है।
अगर हम देखें तो हमारे युवाओं के लिए ये भारतवर्ष एक ऐसा जगह हो चुका है जहाँ पे पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेकार इस भारतवर्ष में है। लेकिन अगर हम देखें हमारा जो भारतवर्ष का जो स्टेटस है वहाँ पे सबसे ज्यादा युवाएं हैं। अगर उन युवाओं को ठीक तरीके से काम में लगाया जाता तो भारत देश एज अ भारत हमारा इंडिया आगे बढ़ता, क्योंकि वो लोग कमाते, वो लोग एक एक सेक्टर में जाते, वहाँ पे कमाते, सरकार को टैक्स पे करते और उनका जो धन है वो बढ़ता। लेकिन ये सरकार हम लोगों को कह रही है कि डीमोनेटाइजेशन, जब नोटबंदी हुआ था उससे काला धन वापस आता, लेकिन डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ था, नोटबंदी से क्या हुआ था, जो गरीब जो बिजनेसमैन थे, जो बहुत कम पूंजी के बिजनेसमैन थे, उन लोगों का बिजनेस बंद हो गया था, उन लोगों के हाथ से पैसा चला गया था। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, नोटबंदी के टाइम में 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया था। फिर हम क्या देखते हैं कि जब कोरोना आता है तब ये सरकार पीएम केयर के नाम पे हम लोगों से पैसा मांगती है। पीएम केयर का जो पैसा था वो आज भी हम लोगों को हिसाब नहीं मिला कि वो पैसा गया कहाँ। वो पैसा हमारे लिए खर्च होने वाला था, लेकिन वो पैसा खर्च ही नहीं हुआ। वो पैसा गया कहाँ? बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन में गया, बीजेपी के हाथ में गया, उन नेताओं के हाथ में गया। हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से शिक्षा को इन लोगों ने बेच दिया है, स्वास्थ्य को इन लोगों ने बेच दिया है। जब आप देख सकते थे कोरोना हुआ था तब भारत का अवस्था कैसा हो गया था। जो गरीब आदमी थे उन लोगों के लिए अवस्था बहुत ही खराब था, वो नहीं जा पा रहे थे। इवन हमारे जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ पे भी बेड्स नहीं थे। हम लोग चाहते भी तो हमारा इलाज हम लोग नहीं करवा सकते थे। कौन इलाज करवा सकता था? सिर्फ अमीर आदमी जो था वो इलाज करवा सकता था, अंबानी अदानी जो था वो इलाज करवा सकता था। हम कहना चाहते हैं, जब आप 1 रुपए का कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें भी आप टैक्स पे करते हैं, और ये टैक्स आप देते किसको है? सरकार को देते हैं। वो सरकार आपका, आम आदमी का या फिर गरीब मजदूर का, गरीब किसान का कोई भी टैक्स माफ नहीं करती। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में प्रति 3 मिनट में एक किसान आत्महत्या करने में मजबूर होता है, क्योंकि वो उन लोगों को फसल का दाम नहीं मिलता। उसके बाद उन्होंने जो लोन लेके फसल बोया था उसका जो कर्जा था वो ठीक तरीके से वो पे नहीं कर पाते। फिर क्या होता है? उन लोगों को अपना जान लेना पड़ता है, क्योंकि इन किसान भाइयों के बारे में वो लोग नहीं सोचेंगे, वो उन लोगों को मारने पे मजबूर करता है। लेकिन ये किन लोगों को टैक्स छोड़ता है? करोड़ों रुपया ये लोग टैक्स छोड़ते हैं अंबानी अदानी को, बड़े बिजनेसमैनों को, जो इन लोगों को पैसा देती है अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, जो इन लोगों को पैसा देती है, कहती है ठीक है हम बीजेपी को पैसा दे देंगे, और बीजेपी उन लोगों को क्या देती है? खुला मार्केट। खुला मार्केट में वो जो चाहे जैसे चाहे हम लोगों से पैसा वसूल कर पाए, अपना मार्केट में अपना बिजनेस फैला सके। इससे पहले हम लोग बहुत सारे सिम कार्ड यूज करते थे। इससे पहले सरकारी जो सिम कार्ड था वो BSNL था। BSNL को हटा के सरकारी BSNL को बंद करने के लिए जियो को मार्केट में लाया गया। पहले आप लोगों को दिया गया पूरा फ्री, एकदम फ्री, 1 साल के लिए फ्री दिया गया। तब आप उसी को यूज किया, सब सिम कार्ड छोड़ दिया। तब क्या हो गया कि बाकी सिम कार्ड मार्केट से चले गए। मार्केट से चले जाने के बाद जियो ने दुगना दाम कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है। आप अभी दुकान में 5 रुपए का पेमेंट करते हैं तब भी आप फोन पे स्कैन करते हैं। अभी आप कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन में पेमेंट करना एक आम बात हो चुका है। अभी आप अपने बच्चों के स्कूल में कोरोना के वक्त अगर शिक्षा के लिए जाएंगे, वहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई आ गई है। जब उन लोगों के पास फोन रहना जरूरी है, डेटा पैक रहना जरूरी है, रिचार्ज करवाना जरूरी है, तब आपको वो जियो का सिम लेना पड़ता है, क्योंकि वही है जो मार्केट में स्ट्रांगली है। बाकी सारे सिम कार्ड उन लोगों के पास नहीं आ पा रहे हैं। इस जियो के बिजनेसमैन को किसने खुल्लम छूट दिया था इंडिया में मार्केट करने के लिए? नरेंद्र मोदी के सरकार ने। जब जियो बढ़ा रहा है अपना दाम, ये सरकार चाहे तो उसको कस सकती है, कम करवा सकती है, लेकिन सरकार नहीं करवाएगी, क्योंकि जियो के जो मालिक है उन लोगों ने जितना पैसा लेना था, देना था, वो दे चुके हैं। इसीलिए वो लोग नहीं करेंगे। इस तरीके से अंबानी अदानियों को इस भारतवर्ष में बिजनेस करने के लिए
बेच रहे हैं हमारे देश को, इसके अगेंस्ट हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं हम एक ऐसा भारतवर्ष चाहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना शिक्षा मिले, स्टूडेंट्स को अपना स्कॉलरशिप मिले, स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करके इस भारतवर्ष में नौकरी कर सके, युवाओं को काम मिले। हम चाहते हैं हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहे। अगर आप देखें योगी के राज्य में, बीजेपी के खुद के राज्य में, वहाँ पे क्या होता है, गुजरात में क्या हुआ था 2002 साल में दंगे के टाइम पे जिस बिल्किस बानो को धर्षण किया गया था, रेप किया गया था, बीजेपी की सरकार ने उस बिल्किस बानो के धर्षकों को जेल से निकलवा के उन लोगों को माला पहन के स्वागत करवाया। ये है बीजेपी की गवर्नमेंट, ये है बीजेपी की सरकार जो हमारे माँ बहनों की इज्जत नहीं करना जानती। हमारे इस भारतवर्ष में इंडिया के लिए जो लोग मेडल लाते हैं कुश्ती में, जो लड़कियां कुश्ती में मेडल लाती हैं, उन लोगों के साथ यौन शोषण किया गया, ब्रिजभूषण ने किया, बीजेपी के नेता ने किया। क्या आज तक कभी भी उसको जेल में डाला नहीं गया। हम देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक रेपिस्ट के समर्थन में रैली निकालता है। हम भूल नहीं गए हैं कठुआ उन्नाव के आसिफा बानो को, 8 साल की बच्ची थी जिसको मंदिर में ले जाकर के रेप किया गया था और उसके समर्थन में रैली निकाला गया था, बीजेपी ने निकाला था। तो जब वो लोग कहते हैं कि माँ बहनों के लिए वो लोग लड़ाई करते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं। असल में रेपिस्ट को ये लोग अपने दल में जगह देते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ ही दिन आए गए वीडियो में कि एक बीजेपी का नेता, उसने बहुत सारे वीडियो बनाया है महिलाओं को लेकर, उसके समर्थन में पीएम ने, नरेंद्र मोदी ने सभा किया था इलेक्शन में उसके समर्थन के लिए। अभी वो जो सब कुछ बाहर आ रहा है तो अभी वो लोग चुप है। इन लोगों के लिए बीजेपी अभी चुप है। हम कहना चाहते हैं जो इन रेपिस्ट को, धर्षकों को जेल के अंदर नहीं डाल सकती वो सरकार निकम्मी है। जो हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा नहीं दे सकती, स्कॉलरशिप नहीं दे सकती, फ्री एजुकेशन नहीं दे सकती, वो सरकार निकम्मी है। जो हमारे युवाओं को भारतवर्ष में रह के उनको उनका काम नहीं दे सकती, अधिकार नहीं दे सकती, वो सरकार निकम्मी है। जो किसान भाइयों को मौत के मुंह में भेज देती है, उन लोगों का जो कर्जा है वो माफ नहीं कर सकती, लेकिन अंबानी अदानी का कर्जा माफ कर सकती है, करोड़ों में कर्जा माफ कर सकती है, वो सरकार निकम्मी है। उस सरकार को हमें बदलना है। जो मजदूरों के लिए नहीं सोचता कि आए गए दिन मजदूरों को कितना मजदूरी मिलता है इस भारतवर्ष में, वो सरकार निकम्मी है। हम कहना चाहते हैं हर सेक्टर में हर आम आदमी जो अपने लिए लड़ाई कर रहा है, अपने रोजगारी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट है, हम उनके लिए आप लोगों के सामने आए हैं वोट मांगने। ये गया बीजेपी। और हमारे जो पश्चिम बंगाल की अवस्था क्या है, अगर हम देखें तो कुछ अलग नहीं है ये पश्चिम बंगाल की अवस्था। 2011 साल में जो सरकार आई थी, उन्होंने कहा था बदला नय बदल होबे। की बदल होएछे, क्या बदलाव आया वो आप लोग पूछिए, क्योंकि जनता आप लोग है, वोट का अधिकार आपके पास है, मेरे पास भी है, मैं भी पूछती हूँ। जब कहते हैं कि कन्याश्री देके लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला, हम पूछना चाहते हैं लॉकडाउन के बाद कितने लड़कियों का पढ़ाई छूट गया, कितने लड़कियों का नाबालिग अवस्था में ब्याह हो गया, शादी करवा दिया गया उनके लिए सरकार ने क्या किया था। जब लॉकडाउन में गरीब घर के बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, पढ़ने लिखने का सुযোগ सुविधा नहीं था, तब इस टीएमसी के गवर्नमेंट ने क्या किया था। जब इंसान के पास झड़ के वक्त जब तूफान आया था, जब ट्रिपल नहीं था, तब हम देख सकते हैं टीएमसी का जो गवर्नमेंट था, 4 ट्रिपल इसको लेके खुद के आपस में मारपीट कर रहा था। तब रेड वॉलंटियर्स, वामपंथी लोग और कांग्रेस के लोग, सब लोग एक साथ एकजुट होके इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, इंसान के लिए खड़े हो रहे थे, एक साथ होके इंसान साथ थे, राह में थे। हम कहना चाहते हैं जो गरीबों के लिए नहीं सोचता, उनके लिए हम क्यों सोचें। क्यों हमारे पश्चिम बंगाल में 8000 से भी ज्यादा 8702 सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वहाँ पे स्कूल के पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है। टीचर नियोग करना किसके हाथ में था? ममता बनर्जी के हाथ में था। क्यों नियोग नहीं किया गया? लास्ट
2015 में 16 में जो नियोग हुआ था, आप लोग आए गए दिन टीवी पे न्यूज देखते हैं, 26,000 लोगों का नौकरी चला गया। उसमें भी कोर्ट ने स्थगित आदेश दे दिया है, कुछ दिनों के लिए वो नौकरी रहेगा। लेकिन वो लोग ये तो कह रहे हैं ना कि 5,000 लोग ऐसे थे जिसने अपना OMR शीट खाली छोड़ दिया था, जितने दुर्नीति किया था, पैसे देके अपना जॉब खरीदा था। तो उन लोगों को आप वापस निकालो ना, बाकी लोगों का जॉब आप क्यों खा रहे हो? आपने ऐसा करप्शन होने क्यों दिया? किन लोगों ने करप्शन किया था? गवर्नमेंट ने करप्शन किया था, मंत्रियों ने करप्शन किया था, उन लोगों को जेल में डालो। जिन लोगों ने पैसा लिया था उन लोगों को जेल में डालो। हमारे शिक्षा मंत्री ऑलरेडी जेल में है। ये कैसी सरकार चल रही है जिसके आधे मंत्री जेल में रहते हैं और वो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो आ जाते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए, वो माँ बहन की सुरक्षा के लिए बात करने आ जाते हैं। आए दिन हम लोग देख सकते हैं सौंदर्य थाली में क्या हुआ था, माँ बहनें वहां पे कैसे बाहर आके बोल रही थी, उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा था, रात में उन लोगों को बुलाया जाता था। हम बोलना चाहते हैं जो हमारे माँ बहनें की इज्जत नहीं करती उनकी इज्जत हम भी नहीं करेंगे। अपनी अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए हम लड़ाई करेंगे। जो गरीब भाई बहनों के लिए नहीं सोचते, उन लोगों का घर का बेटा बच्चा कैसे पढ़ेगा ये नहीं सोचते। जो लोग नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़ लिख जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाए तो वो अपना हक मांगना चालू कर देगा, इसीलिए हक ना मांगे, पढ़ लिख ना जाए, इसीलिए गरीबों के ऊपर ये अत्याचार कर जा रहा है, ताकि उन लोगों का बच्चा अनपढ़ रहे, ताकि उन लोगों को सिखाया जाए कि तुम्हारे लिए इतना है, वो अपना हक ना मांगे। कि बाकी क्यों शिक्षा पूरा होने के बाद मेरा जो जॉब होने वाला था वो जॉब नहीं है, वो काम नहीं है इस पश्चिम बंगाल में। आप देख सकते थे कोरोना के टाइम, बहुत सारे टाइम, किस तरीके से जो मजदूर भाई है वो बाकी राज्यों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वेजेस है, दिन मजदूरी है, वो ज्यादा है, यहाँ से बहुत कम है। मतलब यहाँ पे अगर रह के काम करेंगे तो बहुत कम है, उन लोगों को वहाँ पे जाना पड़ रहा है। हम कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद कितना शिल्प हुआ, उन्होंने कहा था ना शिल्पों करेंगे, इंडस्ट्री होगा, बहुत कुछ होगा, कहाँ है? जॉब कहाँ है? काम कहाँ है? क्यों बाकियों को बाहर राज्यों में जाना पड़ रहा है? क्यों पश्चिम बंगाल सूना हो रहा है? पश्चिम बंगाल के युवा लोग पश्चिम बंगाल में रह नहीं पा रहे हैं। ये प्रश्न हम पूछते हैं। हम पूछते हैं कि हम लोग जो खाएंगे, हम लोग जो पहनेंगे, हम लोग जहाँ पे रहेंगे, ये हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग कमाते हैं उस चीज के लिए, लेकिन हमारी कमाई इतनी कम कर दी गई है कि हम लोग चादर में नहीं अट रहे हैं। चादर और भी बड़ा करना पड़ेगा। आप लोग आइए, वो चादर बड़ा कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने जो घर का जो बच्चा जो पढ़ता लिखता है उसके लिए कीजिए, अपने घर की माँ बहनों के लिए कीजिए, अपने घर के जो हमारे वयस्क लोग हैं, जो हमारे हमसे उम्र में बड़े हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए कीजिए। युवाओं को कहा जा रहा है कि बेकार भाता तुम लोगों को टाइम से मिल जाएगा। हम कहते हैं सिर्फ बेकार भाता देने से नहीं चलेगा, हम लोगों को हमारा काम दीजिए ताकि हम अपना सर उठा के अपना काम कर सके, अपना मजदूरी ले सके। सिर्फ बेकार भाता से हम लोगों का घर नहीं चलेगा। वैसे ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आम आदमी के पॉकेट से आ रहा है, आपके हमारे पॉकेट से आ रहा है। आप जो चीजें खरीदते हैं, जो टैक्स देते हैं, उससे आ रहा है। कोई भी सरकार आएगा तो ये पैसा उन लोगों को मिलेगा। टीएमसी के गवर्नमेंट वो चाह रही है, वो लोग हम लोगों को डर का माहौल पैदा कर रही है कि नहीं, पैसा नहीं दिया जाएगा, दूसरा सरकार आ जाएगा तो ये पैसा आप लोगों को नहीं मिलेगा। अरे आप देख लीजिए, वामपंथी का सरकार और भी जगहों पे है, और भी जगहों के बहुत सुख है, वहाँ पे और भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। कोई भी सरकार आएगा पैसा देगा। तो इस उम्मीद में मत रहिए कि अगर टीएमसी रहेगा तो ये होगा, ये प्रकल्प होगा, वो होगा, नहीं तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। आपके लिए लड़ाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, हमेशा से थे, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं देश को बचाने की जो लड़ाई है, देश से जिन लोगों को खतरा है और पश्चिम बंगाल से जिन लोगों को खतरा है, उनके अगेंस्ट जाके, उनके विरुद्ध जाके एकजुट होके लड़िए और लड़िए
अपना वोट ठीक जगह पे दीजिए। आने वाले 1 तारीख को 1 जून को हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, वहाँ पे जाइए। हमारे जो कैंडिडेट है प्रदीप भट्टाचार्य जी, उनको वोट दीजिए। हमारे जो कैंडिडेट है वो वामपंथ समर्थित, लेफ्ट फ्रंट समर्थित कांग्रेस के कैंडिडेट, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। इस पूरा देश इस बीजेपी के अगेंस्ट में जाके एकजुट हो सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं? हम लोग भी एकजुट होंगे। वो जो चादर है, जो अपने अधिकार का चादर है, उसको और भी फैलाएंगे, और भी फैला के अपना हक मांगेंगे, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ बहन के लिए, अपने युवाओं के लिए और अपने लिए, मेहनतकश आदमी के लिए, आम आदमी के लिए हम अपना हक मांगेंगे। और अगर ये बीजेपी आया, अगर ये टीएमसी बीजेपी हम लोगों को बोलने आया कि अभी बीजेपी आ जाएगा और किसी और को वोट मत दो, वोट बच जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, तब उसको कहेंगे कि और बीजेपी और टीएमसी को लेके हम लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि जब भी वोट आता है तब भी हम लोगों को डर का माहौल पैदा कर दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांट दिया जाता है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे हम लोगों को भुलाया जाता है कि हम लोग एक हैं। अगर एनआरसी हुआ तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग बात जाएंगे, उन लोगों का नाम कटा जाएगा, ऐसा नहीं है। जो गरीब आदमी है उसका नाम कटा जाएगा, जो गरीब आदमी है वो कागज नहीं दिखा पाएगा, इसीलिए उसका नाम कट जाएगा। जो अमीर आदमी है वो पैसे देके, टेबल के नीचे से पैसे देके वो बच जाएगा। इसीलिए धर्म के आधार पे नहीं, जात पात के आधार पे नहीं, अपने हक के आधार पे वोट मांगिए। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए वोट दीजिए। आने वाले 1 जून तारीख को आइए, सुबह सुबह अपना वोट दीजिए और अपना वोट देके अपना मतदान कीजिए। इस दुर्नीति के खिलाफ, इस करप्शन के खिलाफ, इस टीएमसी के खिलाफ, इस बीजेपी के खिलाफ, इंडिया अलायंस के हमारे जो कैंडिडेट है प्रदीप भट्टाचार्य जी को वोट दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। प्रोफेसर प्रदीप भट्टाचार्य की तरफ से सलाम और आदाब। लोकसभा का चुनाव है और ये तय करना है कि हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा। 1947 में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर, शहादत देकर, अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा एक होकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के सारे भेदभाव को छोड़कर लड़ाई लड़ा और हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराया। 30 जनवरी 1948 हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का कत्ल हुआ। याद रखना पड़ेगा, तारीख को याद रखना पड़ेगा, इतिहास को। आज इस तारीख और इतिहास को बदल देने की कोशिश हो रही है, हमको याद रखना पड़ेगा। गांधी जी का कत्ल करने वाला आरएसएस का मेंबर नाथूराम गोडसे, जिसकी आज मूर्तियां बनाई जा रही हैं, मंदिरों में रखा जा रहा है, बीजेपी आरएसएस वाले पूजा कर रहे हैं उनको। गांधी जी के कत्ल के बाद आरएसएस को लगा कि हिंदुस्तान में वो शख्स जो पूरे हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके रखने का कोशिश किया था, अगर वो नहीं है तो हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 15 साल के जो ये एमपी है, ये 15 साल के बीच में उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एमपी रहे, उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी, एजुकेशन के लिए यहाँ पे क्या किया। एनआरसी सीए का टाइम चल रहा था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वही थे, सेक्रेटरी स्ट्रीट में बगल में ही मंच लगा था, महल, और याद ताज़ा ये सबको यह चीज़ याद होगा, 80-81 दिन यहाँ पे धरना चल रहा था और कोरोना में लेके यहाँ पे बंद हो चुका था। तो वो पार्लियामेंट साहब न किसी को मौका मिलता था वहाँ पे आने का, न ये पार्लियामेंट में बात हुआ है। दूसरी चीज़, ट्रिपल तलाक का जब ये मामला चल रहा था, तो ट्रिपल तलाक का जब ये मामला चल रहा था, वहाँ पे नुसरत जहाँ उनकी एमपी थी बसीरहाट की, वो एब्सेंट थी, साहिदा अहमद एरिया की एमपी थी, वो एब्सेंट थी। और इतनी बात छोड़िए, जो एमपी वहाँ पे मौजूद थे वो वॉकआउट होकर जीरो, वहाँ पे एक सवाल क्यों नहीं किया, विरोध क्यों नहीं किया ट्रिपल तलाक के मामला का। बहुत सारा प्रोटेस्ट किया था, पाक सर्कस से लेकर धर्मतला तक।
खुद उसमें कर रहे हैं, काफी प्रोटेस्ट में हम लोग कर रहे हैं। भाई हम लोग तो उस पार्टी को कर रहे हैं या उस लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग आवाज उठा करके हाथ से हाथ मिला करके लोगों का काम करा सकते हैं। कांग्रेस 5 गारंटी की बात कर रही है, लोगों को नौकरी देने का बात कर रहा है, जो लोग बेरोजगार है उनको नौकरी देगी, जो महिला विधवा है उनको 1 लाख रुपए साल में दिया जाएगा, 8,500 रुपए करके। और बहुत सारा स्कीम है, जो स्कीम लॉलीपॉप की तरह नहीं है। राहुल गांधी ने आज ही ये कहा है कि आप हमें सेलेक्ट करें और देखिए 15 अगस्त के अंदर जो है 30 लाख नौकरी हम लोग देना चालू कर देंगे। और बीजेपी का सूखा हो रहा है साहब, तो आप उस लोगों से ये सवाल किए कि टीएमसी वाले जो आएंगे आके बोलेंगे बाबू वोट हमको देना है, क्योंकि तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा बीजेपी आ जाएगा। तो इस भय में और इस डर में एकदम नहीं रहे, क्योंकि इंडिया सरकार, इंडिया अलायंस जो है बीजेपी को एक से एक अकेले ही टक्कर दे रहा है। और आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा इंशाल्लाह अगर मुकद्दर रहा तो फिर आपका जाकर मोदी जो है वापस गुजरात चले जाएंगे, उनका टाटा बाय बाय जो है तय लिखा हुआ है।